क्या बताया था मैंने, क्या पढ़ना है हिस्ट्री में? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। स्टोन एज, हाउ आ घुमक्कड़ नोमेडिक सोसाइटी ने अपने आप को कैसे एक सिविलाइज्ड, सेटल्ड, कल्टिवेट करने वाली और डोमेस्टिकेट, जो पशुओं को डोमेस्टिकेट करने वाली एक ट्राइब में, एक सोसाइटी में कन्वर्ट कर लिया, यही तो हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल, और मैं सर्वेश नागर आपका श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम देख लेते हैं स्टोन एज। स्टोन एज यानी प्रागैतिहासिक काल। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है, प्रागैतिहासिक काल। ओके, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा समय जब जो मेटल है ना तो उसकी उपस्थिति हो, ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज होती हो जो सेटल्ड लाइफ को दर्शाती हो या कल्टीवेशन या डोमेस्टिकेशन को दर्शाती हो। मेनली सारी की सारी उनकी एक्टिविटीज स्टोन के अराउंड घूमती रहती है। अगर उनके इक्विपमेंट्स होंगे, उपकरण होंगे, वो भी पत्थर के होंगे। अगर उनके टूल्स होंगे, वो भी वेपन होंगे, वो भी सब के सब पत्थर के ही होंगे। तो इसी को हम स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और शब्द बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, प्री हिस्ट्री। क्या बोला जाता है, प्री हिस्ट्री। ठीक है, अ टाइम पीरियड वेयर हिस्ट्री वाज नॉट रिटन और नॉट रेड। ना तो हिस्ट्री लिखी गई है और ऑफ कोर्स लिखी नहीं गई है तो पढ़ी भी नहीं गई है। मोस्टली हम हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, अ पीरियड विच इज प्रीहिस्ट्री, अ पीरियड विच इज प्रोटो हिस्ट्री, अ पीरियड विच इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री विच इज रिटन एंड डेसिफर्ड, डिकोडेड एज वेल, जहां पर लिखी भी गई है हिस्ट्री और पढ़ी भी गई है, वो वाला पीरियड जिसमें आपका हिस्टोरिकल आता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद का वाला पीरियड, जिसे वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, वो वाला पीरियड। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक में वो पीरियड आता है जिसमें हिस्ट्री लिखी तो गई है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इनेबिलिटी हम उसको डेसिफर्ड या डिकोड नहीं कर पाए हैं, और प्रोटो हिस्टोरिक उसमें आता है जिसमें आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड द फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक, जिसमें जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा भी नहीं गया, उसमें आता है स्टोन एज। क्योंकि आपको लिखने और पढ़ने के लिए आपको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक बस्ती चाहिए, सोसाइटी चाहिए, कल्चर चाहिए, देन यू कैन डेवलप लैंग्वेज, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते डेवलप। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोन एज। हम इसमें देख लेते हैं कैसे क्लासिफिकेशन करना है हमको। देखो, अगर मैं बाई चांस हिंदी या इंग्लिश में कुछ ना लिख पाऊँ तो मैं हिंदी या उसका इंग्लिश वर्जन जरूर बोल देता हूँ। ठीक है, कई बार रहता है मैं फ्लो में आगे निकल जाता हूँ और हिंदी का नहीं बता पाता हूँ या इंग्लिश का नहीं बता पाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोल जरूर देता हूँ उसको। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किसमें किया है हमने, इसका क्लासिफिकेशन किया है हमने पैलियोलिथिक, यानी इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक को इसको बोलते हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ओके, देन वी फर्दर मूव हियर, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ये लिथ का मतलब समझ रहे हो आप, लिथ का मतलब ही होता है पत्थर। ओके, तो जब भी पाषाण आ रहा है इट हैज सम मीनिंग। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये क्या है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, थर्ड वन इज आवर न्यूलिथिक एज, यू कैन सी दैट। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नवपाषाण काल। इट इज नॉट विजिबल, तो आप सुन सकते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, देखो, और ये सब हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, गो टू द यूट्यूब चैनल श्री अरविंदो आईएएस एंड आप देख सकते हैं हाउ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उस लेक्चर को देखें, समझें, ताकि आपको आइडिया हो हिस्ट्री को पढ़ना कैसा है। उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आपको जो कंटिन्यूटी मिलेगी और जो टेम्पो मिलेगा पढ़ने का वो काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल सेट योर प्रिपरेशन। ओके, देन अब देखिए इसमें, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो
टाइम पीरियड है हम 5 लाख ईयर से 50,000 वर्ष तक मानते हैं, ठीक है। किसको? पैलियोलिथिक एज को। टाइम पीरियड कितना है? 5 लाख से 50,000। देन मूव टू मेसोलिथिक, इसका जो टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000, ठीक है। हम सॉरी 40,000 नहीं, इसका है आपका 50,000 से 12,000, ओके। और इसका है, होल्ड ऑन एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर 5 लाख से इसका है 12,000 और इसका 12,000 से है 8,000, ओके। और जो न्यूलिथिक एज है इसका है 8,000 से 4,000 या 2,000 या 3,000, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड जो क्लासिफिकेशन किया है वो किया गया है किसके आधार पर? तकनीकी डेवलपमेंट के आधार पर। और हर सोसाइटी या हर किसी रीजन विशेष में तकनीकी एक समान नहीं रहती। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, किसी को बुद्धि देर से आती है, किसी को जल्दी आ जाती है। तो 8,000 से 4,000 BC, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। 12 से 8 ये मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया कितना? 8,000 से 4,000, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं आपको, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है किसमें? लोअर में, मिडिल में, ये और अपर में। आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पुरा पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया। अब हम इसका भी टाइम देख लेते हैं। इसका टाइम क्या है? 5 लाख से 50,000, ठीक है। इसका कितना है? 50,000 से 40,000। ये सब BC में चल रहा है। और ये 40,000 से 10 या 12,000 जो ही मान सकते हो, सब BC में है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन किया क्यों है? देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है वो है तकनीकी जो डेवलपमेंट है और जलवायु परिवर्तन है उसके आधार पर। जलवायु और तकनीकी दो ऐसी चीजें हैं जिसने सोसाइटी को पूरा परिवर्तित किया है। तकनीकी और जलवायु, देखिए मैंने परिवर्तन का आधार पहले बताया है आर्थिक और भौतिक, ठीक है, फिजिकल एंड जो मनी। अब यहाँ इस सोसाइटी में तो उपलब्ध है नहीं है, तो जहां पर जो परिवर्तन का जो टेम्पो बनेगा वो बनेगा क्या? तकनीकी और जलवायु। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता जाएगा सोसाइटी अपने आप को एडजस्ट करती जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और जैसे तकनीकी में परिवर्तन आएगा, यानी तकनीकी और कुछ नहीं है, जो इनके टूल्स और वेपन है ना, उनमें कुछ मॉडर्नाइजेशन, उनमें ज़्यादा सोफिस्टिकेशन, उनकी साइज में घटोतरी यानी डिक्रीजमेंट हो जाएगा, दे बिकम मोर लीथल, और ज़्यादा एडवांसमेंट, उनमें ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। वही तकनीक है। तकनीक के नाम पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? पैलियोलिथिक एज की। व्हाट डज पैलियोलिथिक एज सेज? देखो, हमने परिवर्तन की बात की थी, तो सबसे पहले हम परिवर्तन ही देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी हम देखते हैं तो सोसाइटी में सरप्लस की गुंजाइश तो है नहीं। जब मैं सरप्लस शब्द इस्तेमाल करता हूं तो इतना कि खा भी लिया और बेच भी लिया और रख भी लिया, ठीक है। खा भी लिया, बेच भी लिया और स्टोर भी कर लिया। क्या ऐसी स्थिति है क्या? अरे सोसाइटी ही नोमैडिक है, घुमक्कड़ है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये तो स्थिति है इनकी। तो इकोनॉमी जो है ना के बराबर इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मैं बार्टर सिस्टम भी करूं तो इनका इतना ही है कि एक के मुंह से छीन कर वो छीन लेगा, और यही इतना ही लेन देन होता है। तो इकोनॉमी ना के बराबर है। इट कम्स टू सोसाइटी बहुत नोमैडिक है, घुमक्कड़ है और अर्ली फेज में है, तो सोसाइटी डेवलप ही नहीं हुई। ट्राइब्स हैं, कुछ समूह में लोग हैं, और जब संस्थाएं डेवलप नहीं हुई है तो सोसाइटी कल्चर जैसी बात ही नहीं आएगी। और चूंकि हमको ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि जो सोसाइटी के बारे में कुछ ज़्यादा बता सके, तो नथिंग अबाउट सोसाइटी। और व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल सिस्टम, डोंट आस्क।
ठीक है, जिसमें हो बाहुबल वही आपकी ट्राइब का नेता हुआ करता था, ठीक है। और बस इतना ही पता है कि जो शक्तिशाली रहेगा, जो वाइज रहेगा, उसमें वही रहता था। और कल्चर की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, क्योंकि कल्चर और धर्म का प्रभाव तब या इवॉल्वमेंट तब होता है जब आप सोसाइटी से जो जो प्रकृति है उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हो, एडजस्टमेंट रिलेशन स्थापित करते हो। बट इन लोगों को ठिकाना ही नहीं होता। आज ये तो रमता जोगी थे, आज यहाँ तो कल कहाँ, ठीक है। तो प्रकृति के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था। और अब थोड़ा सा और आगे आगे आते हैं, ठीक है। तो कोई सोसाइटी नहीं, कोई पॉलिटी नहीं, कोई कल्चर नहीं, नथिंग मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। और यहाँ था क्या, जहाँ था थे तो सिर्फ कुछ बस्तियाँ, जो बस्तियाँ भी नहीं कहूँगा, कुछ इनके मतलब टेम्पररी जो रेसिडेंस थे वो थे, जिनको हम कॉलोनी या बस्तियाँ बोल सकते हैं। और दे आर नॉट परमानेंट, दे वर नॉट परमानेंट। तो लेट मी टेल यू सम ऑफ देयर कॉलोनीज। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इनकी बस्तियों की बात कर लेते हैं। इनकी मेजर जो बस्तियां हैं, बेलन घाटी, बेलन घाटी, ओके। देन दी है आपका पहलगांव, पहलगांव, गांव है एक्चुअली, पहलगाम है। देन है नेवासा, नेवासा, भीमबेटका, भीमबेटका, ओके। देन अदर है आदमगढ़। व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, स्टोन एज के जो एविडेंस है, इट कैन बी फाउंड इन एवरीवेयर इन इंडिया, इवन सदर्न स्टेट ऑल्सो, बट दे एक्सेप्ट इन प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन है, सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान है, वहां पर नहीं मिलेंगे, अदरवाइज आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो फिर ये पूछा कि ये समय कब का, देखो स्टोन एज का जो समय है वो पहली बार सबसे 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 पहले जो कभी भी स्टोन एज के जो लोग मिले थे, ये पाषाणकालीन लोग मिले थे, सबसे पहले मिले थे 2.6 मिलियन ईयर अगो। वेयर? इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में कहा, यहाँ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं, दिस इज ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर, ठीक है। आई नो इट इज पॉलिटिकल मैप, बट ईस्ट अफ्रीका आप देख सकते हो आराम से, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, वो वाले नेशन के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट अफ्रीका में है। और व्हेन इट कम्स टू इंडिया, सबसे पहले अर्ली एविडेंस हम महाराष्ट्र और शिवालिक रेंज में हम देख सकते हैं। और स्टोन एज का जो अर्ली फेज है भारत में, देखो सबसे पहले स्टोन तो कहाँ, ईस्ट अफ्रीका में हो गया। और जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ये कहाँ है, पहले टाइम देख लेते हैं हम, इसका टाइम क्या है, 2 मिलियन ईयर अगो से 1.2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में पहले एविडेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको भारत का पता लग गया, अफ्रीका का पता लग गया। देन और हम पैलेयोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 लाख वर्ष से 5 लाख से 12,000 तक चल रहा है आपका क्या, पैलेयोलिथिक एज। अब हम वापस इधर आते हैं। तो हमने क्या देख ली, इनकी बस्तियां देख ली, ठीक है, बस्तियां देख ली। अब हम इनके जो टूल्स है वो भी देख लेते हैं। देखो जब पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, सोसाइटी नहीं है, या इनका रिलीजियस या इनका कल्चर या फिलॉसफी नहीं है, तो टूल्स वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि टूल्स कौन कौन से। देखिए मैं बताता हूं आपको टूल्स कौन कौन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूल्स, देखिए ये टूल्स, ये वाले टूल्स, देखिए इन सब टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इनका इस्तेमाल चीरने के लिए, ठीक है, और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, काटने के लिए, चॉपिंग। ये चॉपिंग टूल्स हैं। और दीज टूल्स आर कॉल्ड स्क्रैपर्स, इनको बोलते हैं खुरचनिया। वो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खुरचनिया, ठीक है। और ये है आपके तक्षणी, इनको बोलते हैं बरीन, BURIN, बरीन। और ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पेचकस, जो पेचकस हो रहा है नक्काशी के लिए पेचकस इस्तेमाल करते हैं, नुकीला वैसा पेचकस, जानते हो ना आप। अरे एक था विलेन, रितेश विलेन में रोल किया था ना पेचकस, तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो टूल्स भी पता लग गया आपको। टूल्स कैसे होते हैं, स्क्रैपर्स बता चुका हूं मैं आपको, बरीन, तक्षणी, ठीक है। और हैंड एक्स, हैंड एक्स कुछ इस तरीके की होती थी, ये हैंड एक्स है, ठीक है। यहां पर नुकीली और यहां पर मोटाई होती है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। तो
इन्हीं का ही शिकार किया जाता था। बट प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या थी कि इनके टूल्स थे, दे वर नॉट सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो इनको शिकार करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। शिकार भी ये मिलकर करते थे, शिकार भी ये मिलकर करते थे। मैं कहूँगा यहाँ पर समाजवाद की भावना थी। समाजवाद भी जबरदस्ती का समाजवाद, मतलब मजबूरी का समाजवाद। हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, मजबूरी का समाजवाद क्या है। ठीक है, जब है ही नहीं है पैसा या सरप्लस या कुछ अधिक चीज़ें है ही नहीं है, तो मजबूरी में बांटना पड़ता है। अदरवाइज कल को मना कर देगा, मैं तो नहीं जा रहा शिकार करने, तुम ही कर लो अकेला, मेरे को भी दो, वरना शिकार करने नहीं जाऊंगा मैं, ऐसी बातें हो जाएंगी। तो क्या है, ट्राइब के लीडर को कन्विंस करके रखना पड़ता था, और एक काइंड ऑफ समाजवाद था, वही मजबूरी का समाजवाद। तो दिस इज हाउ वी कंक्लूड हियर दिस पैलियोलिथिक एज। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आए पैलियोलिथिक एज में, तो आप मेरे को फर्दर यू कैन कमेंट मी। ओके, देन सेकंड फेज मेसोलिथिक। Mesolithic. Okay. This phase is very important since it is a transition period. संक्रमण की अवस्था है। तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है या पशुपालन है या सेटल जो बस्ती हैं यहाँ पर हुई नहीं है, बट उसकी ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि इसकी एंडिंग फेज में आपको कई बस्तियां देखने को मिल जाएंगी इसके एंडिंग फेज में। ओके, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखो, जलवायु पहले ठंडी से, पहले बहुत ठंडी थी, अब थोड़ी थोड़ी शुष्क होने लगी। कहाँ, इस फेज में जब थोड़ी थोड़ी शुष्क होने लगी, तो जो जनजातियां उनके लिए रहने के लिए, जो लोग हैं उनके रहने के लिए अनुकूल वातावरण बनता गया। जब अनुकूल वातावरण बढ़ता गया और फिर तकनीकी परिवर्तन भी हो गए। तो दो चीजें हुई, क्लाइमेट चेंज आज का वाला क्लाइमेट चेंज नहीं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और तकनीकी परिवर्तन। ठीक है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इन दोनों के परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन आया वो किसमें आया, जीवन पद्धति में। देखिए, तो जीवन पद्धति में परिवर्तन कैसे आया, कुछ नहीं, तकनीकी परिवर्तन के कारण उनके जो टूल्स हैं वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, ज्यादा उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ बनने लगे। ठीक है, अब वो हड्डी और लकड़ी में पत्थर जोड़कर उसको ज्यादा घातक, ज्यादा लीथल बना सक रहे थे, और दे डिक्रीज इन साइज। तो इससे क्या होगा कि वो ना पक्षियों का भी शिकार करने लग गए थे, और यहीं पर बो और एरो का कॉन्सेप्ट आया। बो और एरो समझ रहे हो ना आप, तीर कमान। तो अब वो छोटे पक्षियों का शिकार कर रहे हैं, और छोटे पक्षियों का शिकार कर रहे हैं, इट मीन्स दैट ज्यादा इंडिविजुअलिटी, ज्यादा व्यक्तिगतता आई यहाँ पर, और जितनी ज्यादा इंडिविजुअलिटी उतना ही ज्यादा जो है कि ज़्यादा शिकार करने वाले लोग होंगे, और ज़्यादा वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानेंगे। हालांकि इतना कुछ भी नहीं था कि सरप्लस आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तकनीकी परिवर्तन के कारण ज़्यादा शिकार होने लगे, ज़्यादा मांस उपलब्ध होने लगा। ज़्यादा मांस उपलब्ध के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन तब भी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 और 45 के बीच में ही थी। इससे ज़्यादा ये तब भी नहीं जी रहे थे। जो भी एविडेंस मिले हैं, 45 और 15 के बीच में अधिकतर लोग जी रहे थे। ओके, तो जीवन पद्धति हो गई, ये हो गया। और फिर जब कुछ और चीजें जो हम लोग सामने आती है, फिर से हम बात कर लें किसकी, चेंजेस। तो पॉलिटिकल सिस्टम, नो क्लू, नो आइडिया। देन सोसाइटी, नथिंग बट। जो रिलीजियस है उसमें हम एक जगह मात्र देवी की उपासना के एविडेंस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके, जो आपकी शक्ति है, मदर गॉडेस वर्शिप एविडेंस हम देखते हैं। ठीक है, ओके। और इस समय धर्म का जो प्रभाव है, वो धर्म का प्रभाव नहीं, प्रकृति के साथ जो तादात्म्यता है, एडजस्टमेंट है, वो ये लोग स्थापित करने लगे थे, और इसका जो आउटकम है वो कला और धर्म के रूप में दिखने लगा था। चाहे वो भीमबेटका गुफाओं में हो या फिर आदमगढ़ में, जगह जगह इनके इम्प्रिंट देखने को मिले थे। और ये वही समय है जब पहली बार मृदभांड, जिनको आप बोलते हो पॉटरी, ठीक है, पॉटरी का इस्तेमाल होने लगा था। हालांकि ये हैंडमेड थी, अभी चाक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये पॉटरी है, इनका हैंडमेड का जो पॉटरी है वो भी हैंडमेड थी। ओके, तो पॉटरी का पता लग गया आपको। देन आगे जब हम जाएंगे तो इसमें कुछ और चीजें भी हैं।
अब देखो, जब तकनीकी परिवर्तन का आ गया, हमने ये तो बात कर ली कि हाँ वो देवर मोर सोफिस्टिकेटेड इन, और माइक्रोलिथ, और साइज भी कम हो गया, तीर कमान भी, लेकिन कुछ हम अगर उनके टूल्स देख लें तो विल गेट द आइडिया दैट हाउ दे बिकेम मोर लीथल एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली. लेट्स सी देयर टूल्स. यू कैन सी हियर, दिस इज ब्लेड, इधर भी शार्प है. दिस इज पॉइंटेड वेपन. देखिए नुकीला औजार, इससे किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी. और यह है ट्रायंगुलर, देखो इस तरफ से होल्ड कर सकते हो, इस तरफ से किसी को भी आप आसानी से निपटा सकते हो. देन है आपका चंद्राकार, ये लूनेट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? लूनेट. ठीक है, ये भी किसी जानवर को मारने के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है. और इसके कारण ही जो ये पीरियड है, इसमें लोग आसानी से शिकार कर पा रहे थे और उनको ज़्यादा रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फूड वो प्राप्त कर पा रहे थे. और यही कारण है कि इस पीरियड में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई. ठीक है, और हम इसकी बस्तियों की बात कर लें तो बस्तियां कौन कौन सी हैं? इसकी बस्तियां हैं रहमान ढेरी. बस्तियां कौन कौन सी है इसकी? रहमान ढेरी. ठीक है, ये बस्ती होगी इसकी रहमान ढेरी. अदर बस्तियां हैं मुंडी गाक. ठीक है, अगर इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं तो आप इंग्लिश में लिख लेना. रहमान ढेरी, REHMANDHERI, ढेरी. और मुंडी गाक यहां पर मुंडी गाक, मारकर काम नहीं करना है. ओके, ये रहा मुंडी गाक. ओके, देन अदर बस्तियां हैं इसकी किला तरकाई. इसको हटा दें, जरूरत नहीं है इसकी. किला तरकाई. ओके, और कुछ बस्ती और बताता हूं आपको. गुफ्फ कराल, ये कश्मीर में है. और यहीं पर एक बस्ती है बुर्ज होम. ठीक है, ये दोनों कश्मीर में है. और भी कई सारी बस्तियां हैं जो सदर्न स्टेट में पाई गई हैं. तो बस्तियां देख ली आपने, उनके टूल्स देख लिए, सोसाइटी देख ली, रिलीजियस और फिलोसफिकल व्यूज. देखो कोई फिलोसफिकल व्यूज नहीं, पहले भाषा तो सीख ले तो बताएंगे ना फिलोसफिकल व्यूज. ठीक है, लेकिन मात्र देवी की उपासना के जो एविडेंस है वो कुछ हद तक बताते हैं कि ये धीरे धीरे कला और धर्म के रूप में अपने जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति वो करने लगे थे. Then we shift to where? Then we shift to Neolithic age, यानी नवपाषाण काल. Neolithic age. ओके, न्यूलिथिक एज में जो परिवर्तन है, ठीक है, वो द्रुत गति से हुए थे. इतने द्रुत गति से कि जो गॉर्डन चाइल्ड एक विद्वान हिस्टोरियन है, उसने इसको क्रांति ही बोल दी. जिनको नहीं पता क्रांति क्या है, क्रांति इज काइंड ऑफ क्विक, पॉजिटिव एंड ड्रास्टिक चेंजेस. बड़े परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन और आमूल चूल परिवर्तन, और परिवर्तन भी पॉजिटिव. ठीक है, सकारात्मक, बड़े और तेज, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ये क्रांति के लिए इस्तेमाल होते हैं. हालांकि यहां पर आपको रहेगा ये तो पीरियड 8000 से 4000 या जो भी 2000 3000 बोल लो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है. ठीक है, तो ये तो 3-4 अब तो 4-5-6 सालों में हो रहे हैं परिवर्तन तो. ठीक है, तो आप इनको क्रांति कैसे कह सकते हो? देखो, जो परिवर्तन 5 लाख सालों में नहीं हुए वो परिवर्तन 4000 वर्षों में हो रहे हैं, 5-6 हजार वर्षों में हो रहे हैं. तो इसकी तुलना में तो ये तेज ही है, ये क्रांति ही है. ठीक है, तो इसलिए जो क्रांति भी कहा है. और क्रांति में लेकिन ऐसे कौन से परिवर्तन? वो परिवर्तन है कल्टीवेशन, खेती. ठीक है, सेटल लाइफ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. ओके, खेती, व्यवस्थित स्थायी जीवन और पशुपालन. मानव ने पशुओं और खेती के बीच जो सामंजस्य स्थापित किया वो दौर है कि आज का दौर है, वो तब भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है. और ये
ये मैं बताऊं, अगर विश्व इतिहास में या पूरे भारत के इतिहास में, कहीं भी दुनिया में किसी इतिहास में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन या इंडियन, पता नहीं इंडियन रिवॉल्यूशन है कि भी नहीं, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो क्रांति कहूंगा मैं ये, जब मनुष्य ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अगर किसी को ये नहीं पता कि कैसे मनुष्य ने कितने समय बाद अपने आप को एक कॉलोनी के रूप में, एक समाज के रूप में व्यवस्थित रहना शुरू कर दिया, तो इट मीन्स दैट मैं कहूँगा कि उसको ये नहीं पता कि सारी क्रांतियाँ, जो अदर क्रांतियाँ उनकी तुलना में ये क्रांति सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ये पता होना चाहिए कैसे, कितने समय बाद और कब उसने सेटल्ड लाइफ, कृषि और पशुपालन सीख लिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें और हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, देखिए